काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर नई साजिश रचने में जुट गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने चीन की नई साजिश को लेकर बड़ा बयान दिया है। जनरल रावत ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी का जिक्र करते हुए चेताया है कि पश्चिमी सभ्यता का मुकाबला करने के लिए चीनी सभ्यता और इस्लामी सभ्यता गठजोड़ कर सकती है। ये नया हिंदुस्तान है जो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात से भी निपटने में सक्षम है। दुश्मनों को पता है कि जल थल नभ में हिंदुस्तान की ताकत क्या है। लिहाजा भारत के दुश्मन आपस में हाथ मिला रहे हैं ताकि एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह तैयार कर सकें, जिसकी अगुवाई चालबाज चीन कर रहा है। खबर है कि चीन आतंक के रास्ते चलने वाले मुल्कों को एकजुट कर रहा है, जिसमें तालिबान, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अफगानिस्तान मसले पर पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा है कि पश्चिमी सभ्यता का मुकाबला करने के लिए चीनी सभ्यता और इस्लामी सभ्यता गठजोड़ कर सकती है। सीडीएस बिपिन रावत ने सैमुअल हिटिंगटन की किताब का हवाला देते हुए कहा, ऐसा होने जा रहा है कि नहीं इस बारे में समय ही बताएगा, लेकिन एक बात जो देखने में आ रही है वो ये है कि चीनी और इस्लामी सभ्यता एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ईरान और तुर्की से नजदीकी बढ़ाने के बाद चीन तेजी से अफगानिस्तान में अपने पैर मजबूत कर रहा है। मुमकिन है कि चीन बहुत जल्द अफगानिस्तान में दखल देना भी शुरू कर दे। दुश्मन की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह मुस्तैद है। अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है, वहीं चीन भी तालिबान के समर्थन में खड़ा है। लिहाजा अफगानिस्तान में हालात बेकाबू हो सकते हैं। जनरल रावत ने पाकिस्तान को चीन का एजेंट तक करार दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर जारी रखेगा, जो पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने उत्तरी सीमाओं पर चीन के आक्रामक रुख को लेकर कहा, चाहे वो प्रत्यक्ष आक्रामकता हो या तकनीक के जरिए हो, हमें हर हालात के लिए तैयार रहना होगा। ये तैयारी तभी हो सकती है जब हम साथ काम करेंगे। दुश्मन की तैयारी के जवाब में भारत भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है ताकि 1% भी चूक की गुंजाइश ना हो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि दो पड़ोसी देश की चुनौती से निपटने के लिए भारत को एक एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र बनाने की जरूरत है। भारत की वायु शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हम रॉकेट फोर्स तैयार करने की तरफ देख रहे हैं। हालांकि सीडीएस ने रॉकेट फोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर है कि भारत चीन की तैयारियों के लिहाज से खुद को ताकतवर बनाता जा रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं कि भविष्य के युद्ध पिछले युद्धों की तरह लड़े जाएंगे। लिहाजा भारत भविष्य के चैलेंज को चकनाचूर करने की तैयारी अभी से कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां से राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आई है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि राम मंदिर का जो निर्माण का काम है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। धीरे धीरे साकार हो रहा है राम भक्तों का सपना। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव का काम करीब करीब पूरा। अंतिम दौर में है अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद का काम। भव्य राम मंदिर की नींव में 46 लेयर हुए तैयार। जल्द ही मंदिर के पहले माले का काम होगा शुरू।
परिक्रमा मार्ग पर बनाए जाएंगे 6 छोटे मंदिर। दुनिया भर के राम भक्तों की मुराद पूरी होने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। मंदिर की बुनियाद का काम करीब पूरा हो चुका है। आज न्यूज नेशन आपको अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा। न्यूज नेशन की टीम ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मैं राम मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हूं और एक्सक्लूसिव तस्वीर पूरे परिसर की और खास तौर पर उस जगह की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर भव्य मंदिर का स्वरूप अगले कुछ सालों में बनकर तैयार होगा। देखा जाए तो पिछले साल जब मंदिर का भूमि पूजन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उसके बाद से ही अनवरत यहां पर निर्माण कार्य जारी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मंदिर परिसर की तस्वीर है और जिस 5 एकड़ क्षेत्रफल में राम मंदिर बनकर तैयार होगा उस एरिया की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि जो नींव का काम है लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर पहले माले का यानी कि जो प्रथम तल बनना है मंदिर का, उसका काम शुरू होगा और माना जा रहा है कि जैसे ही पहले तल का काम कंप्लीट होगा उसके बाद गर्भगृह में रामलला को विराजमान किया जाएगा। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जहाँ पर झंडा लगा हुआ है वहीं पर रामलला को विराजमान किया जाएगा, यानी कि वहीं पर गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा। हालांकि जब यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ उसके बाद रामलला को बगल में ही जो दूसरा हिस्सा है मंदिर परिसर का, वहाँ पर एक अस्थायी मंदिर बनाया गया और रामलला को वहाँ पर विराजमान किया गया। लेकिन जैसे ही पहले माले का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रामलला को जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो झंडे की तस्वीर देख रहे हैं, चूंकि उसी जगह पर भूमि पूजन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने और उसी जगह पर गर्भगृह बनेगा और वहीं पर रामलला को विराजित किया जाएगा। पीएम मोदी के अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से ही यहाँ युद्ध स्तर पर मंदिर निर्माण का काम जारी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। राम मंदिर के डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं। गर्भगृह की परिक्रमा मार्ग पर 6 छोटे मंदिर बनेंगे। नींव के प्लेटफॉर्म के ऊपर 1.5 मीटर का राफ्ट होगा। 10 नवंबर से परकोटे और पत्थर से प्लिंथ का काम शुरू होगा। परकोटे के लिए 4 लाख घन फुट पत्थर लगेंगे। लगातार आप निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। अभी तक सर क्या कुछ निर्माण कार्य यहाँ पर कंप्लीट हुआ? नींव के निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया। पहले चरण का अर्थ है जमीन के नीचे गर्भगृह वाले स्थान पर 14 मीटर मोटी चट्टान, अन्य भाग में 12 मीटर मोटी चट्टान, लगभग 11,000 क्यूबिक मीटर चट्टान अंडर द ग्राउंड, ये सब जमीन में चला जाएगा। ये फाउंडेशन का पहला फेज है जो आप मान लीजिए आज पूरा हो गया है। कि जैसा कि चंपत राय बता रहे थे कि जब नींव निर्माण का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर पहले माले का निर्माण कार्य शुरू होगा और ट्रस्ट ने ये योजना भी बनाई है कि जब पहले माले का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो आम श्रद्धालु होंगे उनके लिए राम मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन अयोध्या। अब बात रहस्यमय बुखार और डेंगू की, जिसका कहर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बंगाल और हरियाणा तक अपना असर छोड़ रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह कि इसकी जद में आ रहे हैं सबसे ज्यादा बच्चे। बंगाल से बिहार, हर तरफ बुखार की मार। रहस्यमय बुखार, बच्चों पर सबसे सख्त मार। सितंबर का महीना अपने साथ कुदरत की गजब मार लेकर आया है। बुखार से आधा हिंदुस्तान परेशान। डेंगू से लेकर वायरल फीवर के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बुखार की सबसे ज्यादा मार बच्चों पर पड़ रही है। आज आपको बुखार की मार से बेहाल पूरे देश की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा की। राजधानी दिल्ली के करीब हरियाणा के पलवल में बुखार ने कहर बरपाया हुआ है। बीते 22 दिन में चिल्ली गांव में रहस्यमय बुखार से 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेकर जांच में जुटी है। अब तक 200 बच्चों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। लगातार हो रही मौत से गांव में दहशत का माहौल है। एहतियातन गांव में ही एक आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है, जिसमें 2 एम्बुलेंस 24 घंटे मौजूद है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ बुखार की तमाम दवाओं का भी इंतजाम किया गया है।
हरियाणा के चिल्ली गांव में रहस्यमयी बुखार की वजह से 9 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों डरे हुए हैं, पेरेंट्स भी डरे हुए हैं और पूरे इलाके में खासतौर पे इसी तरह के बच्चे जो हैं वो घर में मौजूद हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आइसोलेशन केंद्र जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। डॉक्टर्स अभी पूरी डिटेल नहीं दे पा रहे हैं। आखिर ये बुखार कहीं बहुत जानलेवा तो नहीं होने वाला, कहीं और बच्चों को परेशानी तो नहीं होने वाली, इसको देखते हुए यहाँ पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही। को सुबह उल्टी आई थी, मैं इसको ले गया हतीन में मना कर दी, फिर सोना ले गया था मैं। अच्छा। सोना में एक रात रही थी, 10:30 बजे एक्सपायर हो गई थी। वहाँ जी डॉक्टर था जिस इलाज कर रहा था, उसने बोला आपके बच्चे का डेंगू है जी। डेंगू हुआ आपके? हाँ डेंगू ही बताया सर लल्हड़ में उसका। अच्छा। हाँ सुबह मैंने शाम को 9 बजे एडमिट करा है, रात में बच्चे की तड़प ही ज़्यादा चीज़ ही और डॉक्टर वहाँ लल्हड़ में बैठे बैठे देख रहे 1 बजे से बाद में बच्चा दोनों हमें मियाँ बीबी ने दाब कर रख रखा है, बहुत बेचैनी हालत में दम तोड़ा है उसने। दिल्ली के करीब यूपी के मेरठ में भी डेंगू और बुखार का कहर बरपा है। यहाँ पिछले 1 हफ्ते में डेंगू मरीजों की संख्या 120 पहुंच गई है। मेरठ जिला अस्पताल से लेकर मेरठ कॉलेज तक बुखार के मर्ज से परेशान मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। मेरठ में डेंगू का कहर थम नहीं रहा है। रोजाना 12 से 13, कभी 19 और कभी 23 ऐसी फिगर डेंगू की आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर में एंटी लार्वा छिड़काव कर रही हैं जिससे कि लार्वा मर जाए, लेकिन फिर भी गांव देहात और जितनी भी मलिन बस्तियां हैं वहां डेंगू का कहर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिला अस्पताल का ये चिकनगुनिया और डेंगू वार्ड है जहां मच्छरदानी लगाकर बचाव किया जा रहा है। 5 पेशेंट अभी भी इसमें मौजूद हैं, बाकी घरों पर इलाज करा रहे हैं। 120 से ऊपर फिगर हो गई डेंगू मरीजों की और मेडिकल कॉलेज का भी वार्ड फुल है। इसके अलावा बुखार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे घर में वायरल से लोग परेशान हैं। मथुरा का हाल तो और बुरा है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में डेंगू खौफ की वजह बन गया है। मथुरा के कोह गांव में डेंगू से 10 बच्चों समेत 11 की मौत के बाद मातम पसरा है। गांव वाले अपने घर छोड़कर चले गए। लोगों को इलाज के लिए जेवर तक बेचने पड़े हैं। भूरा का बेटा सौरभ अब नहीं रहा, उन्हें अपने बेटे का गम साल रहा है। स्थिति बहुत डाउन थी और लोग आगे यहाँ से घबरा कर अपने यहाँ से छोड़कर सभी बच्चे चले गए। किसी ने कभी रिश्तेदारी में, कभी कहीं, ऐसे सब मतलब पूरे गांव का पलायन हो चुका है और पैसा था नहीं लोगों के पास। किसी ने अपने जेवरात रखे हैं, कभी किसी ने अपने रिश्तेदारी में से मंगाए, ऐसे ही मंगा अपना काम किया है। बंगाल में भी डेंगू और वायरल फीवर के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जलपाईगुड़ी के सदर अस्पताल में बुखार से पीड़ित 130 बच्चे भर्ती किए गए। कूच बिहार का हाल भी बेहाल है। नॉर्थ बंगाल के बाद अब साउथ बंगाल में भी बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बच्चे बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। ये सिलसिला उत्तर बंगाल से शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन अब दक्षिण बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। जलपाईगुड़ी में तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे अस्पताल में बीमार भर्ती हैं इस समय, जिनमें से 4 बच्चों की मौत अभी तक हो चुकी है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता में भी यही सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोविड नहीं है, क्योंकि इन सारे बच्चों का जो रिपोर्ट है वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आया था, साथ में डेंगू भी नेगेटिव रिपोर्ट आया। जानकारों का ये कहना है कि ये सीजन चेंज के समय पे वायरस जब म्यूटेट करता है तब इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल ने आत्महत्या की कोशिश की। मनोज पाटिल फिलहाल कूपर अस्पताल में भर्ती हैं। मनोज पाटिल ने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें उन्होंने एक्टर साहिल खान का जिक्र किया है। मनोज पाटिल मुंबई का मशहूर बॉडी बिल्डर, मॉडल, एथलीट और ट्रेनर, मिस्टर इंडियाज मेंस फिजिक ओवरऑल चैंपियनशिप विनर, इंस्टाग्राम पर जिसके 4 लाख फॉलोअर्स हैं। मेहनत से बनाई गई शानदार बॉडी वाले इस मजबूत नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश की, खुद की जान लेने की कोशिश की। मनोज का फिलहाल मुंबई के कूपर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मनोज पाटिल ने बीती रात एक मेडिकल में जाकर एक पिल्स खरीदा। उसे खाकर उनकी हालत नाजुक हो गई और फिलहाल मुंबई के कूपर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब ओशिवारा पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बॉडी बिल्डर सुसाइड की कोशिश और एफआईआर में कई पेज हैं। पेज सुसाइड के लिए उकसाने की कोशिश का। मनोज ने इसका इल्जाम लगाया है एक मशहूर बॉडी बिल्डर और एक्टर पर। खुदकुशी की कोशिश से पहले मनोज पाटिल ने सुसाइड नोट लिखा है।
इस नोट में मनोज ने बॉलीवुड एक्टर साहिल खान पर आत्महत्या पर उकसाने का इल्जाम लगाया है। साहिल खान खुद एक मशहूर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, यूट्यूबर, मॉडल और बिजनेसमैन है। तो क्या ये पूरा मामला दो बॉडी बिल्डर के बीच की दुश्मनी का है? क्या इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच की अदावत इतनी बढ़ गई कि मामला खुदकुशी तक पहुंच गया? दरअसल मनोज पाटिल ने अपने सुसाइड नोट में साहिल खान पर तमाम इल्जाम लगाए हैं। मनोज पाटिल के मुताबिक साहिल खान उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे थे। इस बीच मनोज पाटिल के परिवार ने ओशीवीरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं सुसाइड कर लूँगा वगैरह, मेरे ऐसी सब बुज़दिलों जैसी बातें अब मेरे पास मत करना। फाइनली ऐसा टाइम आ गया कि उसे सुसाइड अटेम्प्ट करने का नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर दोनों के बीच लंबे वक्त से अदावत जारी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियो अपलोड किया करते थे। मनोज पाटिल ने साहिल खान पर हैरस करने का आरोप लगाते हुए मुंबई में एक पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इस आत्महत्या की कोशिश से पहले मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन के नाम मनोज पाटिल ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में मनोज पाटिल ने इस आत्महत्या की कोशिश की वजह बॉलीवुड के अभिनेता और इन्फ्लुएंसर साहिल खान को बताया है। बताया जा रहा है कि साहिल खान और मनोज पाटिल के बीच लगातार विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया पर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार वीडियो बना रहे थे और आखिरकार तंग आकर मनोज पाटिल ने आत्महत्या की कोशिश की। मनोज के करीबियों का आरोप है कि साहिल खान लंबे वक्त से उसके पीछे पड़ा था, परेशान कर रहा था। अब पुलिस जांच से ही ये साफ हो सकेगा कि सच क्या है। हालांकि जहां तक साहिल खान की बात है तो वो कई बार विवादों में आ चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात में बीजेपी सरप्राइज पर सरप्राइज दे रही है। 3 दिन पहले एक ऐसे नाम को गुजरात की सत्ता सौंप दी जिसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं थी, और अब पुराने मंत्रिमंडल को पूरा का पूरा हटाकर 24 नए चेहरों को भूपेंद्र पटेल की टीम में शामिल करा दिया। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राजेंद्र सूर्य प्रसाद त्रिवेदी, हूँ जितेंद्र सोजीभाई वाघाणी, हूँ ऋषिकेश गणेश भाई पटेल। भूपेंद्र पटेल ने तय कर लिया है वो पहले सारी कलह, सारी गुटबाजी खत्म करेंगे, फिर मिशन 2022 में पूरी ताकत से जुटेंगे। ऐसा होता दिख भी रहा है। जब मंत्रिमंडल ने शपथ ली तो साफ हो गया, तमाम नए और युवा चेहरों को भूपेंद्र पटेल ने अपनी कैबिनेट में जगह दी, जबकि कुछ नेताओं की नाराजगी की वजह से मंत्रिमंडल की शपथ को 1 दिन पहले टाल दिया गया था। लेकिन अब नाराज होने वाले सभी मंत्रियों का पत्ता साफ हो गया है, जिसमें डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी शामिल हैं। सब लोग थे, साथ में थे, मंच पे थे, सबकी सहमति से थी, सर्वसम्मति से ये सारे कार्य, सब लोग साथ में थे। सबने सर्वसम्मति से निर्णय किया है, सबने एक साथ मिलकर के किया है। ये पार्टी की सामूहिकता का जो प्रकटीकरण है, नए नेतृत्व को बढ़ाते हुए पुराने भी सब लोग जो हैं पार्टी के काम को आगे बढ़ा। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की 22 मंत्रियों वाली पूरी टीम बाहर हो गई। नई टीम में सारे चेहरे जातिगत समीकरण को साधने के लिए लाए गए हैं और पुराने चेहरे हटाने के पीछे बड़ी वजह गुटबाजी खत्म करना है। भूपेंद्र पटेल की टीम में पाटीदार समाज के 6 मंत्री, ओबीसी समुदाय के 6 मंत्री, आदिवासी समाज से 4 मंत्री, एससी समुदाय से 2, ब्राह्मण कम्युनिटी से 2, क्षत्रिय समाज से 2 और जैन समाज से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। पार्टी सामूहिक रूप से आगे बढ़ रही है, सामूहिक रूप से आगे का काम कर रही है और पार्टी में जो सातत्य के साथ जो गुजरात का विकास किया उसमें और ऊर्जा के साथ विकास हो, उसको लेकर के कोई सरकार में है, कोई संगठन में है और सरकार में एक नई ऊर्जा के साथ और लोगों की प्रशासनिक क्षमताओं का भी विकास हो, उसके लिए पार्टी का। इसके अलावा भूपेंद्र सरकार की कैबिनेट में 7 विधायक ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट के मंत्रियों ने 5-5 के गुट में शपथ ली। सबसे पहले शपथ लेने वाले थे राजेंद्र त्रिवेदी, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के करीब 1 घंटे बाद ही वो मंत्री बना दिए गए। बताया जा रहा है कि पटेल की टीम में उनका दर्जा नंबर 2 का होगा। अब ये समझिए बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों पूरी की पूरी कैबिनेट बदल डाली गई। पहली वजह पार्टी में गुटबाजी खत्म करके जनता के बीच साफ सुथरी छवि से जाना। दूसरी वजह युवा और नए चेहरों पर भरोसा, जिससे संदेश जाए बीजेपी में सबको मौका मिलता है। तीसरी वजह नो रिपीट फॉर्मूले को एक बार फिर से अमल में लाकर दिखाना। बीजेपी जो कहती है वो करती है। चौथी वजह 4 साल में पैदा हुए एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने के लिए नए चेहरों के साथ जनता के बीच जाएंगे। 5वीं वजह रूपाणी शासन से पैदा हुई नाराजगी को खत्म करने की कवायद। नेतृत्व है, पूरी विचारणा के बाद कोई भी डिसीजन लेता है और मैंने देखा है वर्षों से नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह जो भी निर्णय लेते हैं वो 100% सही सच पड़ता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा जो नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है
नो रिपीट थियरी, उसके पीछे उसके पास कुछ वजह होगी। दरअसल 2 दशक से ज्यादा वक्त से गुजरात की सत्ता में काबिज बीजेपी साफ सुथरी छवि के साथ मतदाताओं के बीच जाना चाहती है। चुनाव में भाजपा ने राज्य विधानसभा की 182 सीटों में से 99 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। ये अंतर ज्यादा नहीं है, इसलिए बीजेपी ने इस बार 150 सीट का लक्ष्य रखा है और जिम्मेदारी भूपेंद्र पटेल के कंधों पर है। पटेल ने पहला दाव खेल दिया है, जिसका फायदा कितना होता है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है बीजेपी में बड़ा खेमा नाराज हो गया है, जिसने लंबे वक्त तक गुजरात में बीजेपी को सत्ता में रहने में मदद की थी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे कट टू कट में आपको दिखाएंगे तानाशाह को गुस्सा आया, ट्रेन को मिसाइल से उड़ाया।